हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आ रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड ये दोस्तों वीडियो होगा। और इसमें आज हम बात करेंगे 2019 मीन्स कि 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने 2012 का पेपर सॉल्व करवा दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का। 2014 का मैंने करवा दिया है, 2016 का करा दिया है, 2018 का मैंने करा दिया है। और दोस्तों, आज मैं 2019 का पेपर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बिहार जुडिशरी ने अपना वैकेंसी जारी कर दिया गया है और उसमें 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को ये भी पता है कि 27 फरवरी 2023 से उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा और मैं बताता रहूँगा कि कौन कौन से जुडिशरी का एग्जामिनेशन अभी आपका लगा है, जिससे कि आप निरंतर अपने प्रयास को जारी रखेंगे और आप कहीं ना कहीं सफल होकर आएंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 2019 का जो पेपर है, इसी पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड है। क्योंकि इसका पेपर अभी हाल ही में 26 तारीख को इसका पेपर है, उसीलिए हम लोग इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं। दोस्तों, एज यूजुअल मैं आपके लिए बिहार जुडिशरी का भी जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है हमारे पास, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और उन सबको कराने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, 2019 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप य मर जाता है, क दोषी हो गया। दोस्तों, यहाँ पे जो दोषी होगा वो ए वाला ही करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आयोग के द्वारा इसका किसी भी आंसर को नहीं माना गया है। जहाँ तक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, इसका आंसर ए होना चाहिए था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का लोक सेवा आयोग है, इस प्रकार के आंसर को नहीं मान रहा है। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जो लास्ट हमारे पीडीएफ में है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने 12 क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने नहीं मार्क किए हैं। मीन्स कि 12 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर इन्होंने नहीं माने हैं। उन सभी क्वेश्चन को मैं सोचा हूँ आपको पहले दिखा दूँ। नोट में यहाँ पर लिखा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रम संख्या। मीन्स कि जो प्रश्न का जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 16, 28, 45, 47, 52, 61, 78, 81, 93, 96 एंड 97 कुल 12 प्रश्न को विलोपित किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दर्शाया गया है। उक्त विलोपन किए गए प्रश्नों के अंकों के शेष प्रश्नों के अंक के साथ जोड़कर मूल्यांकन किया जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे 12 क्वेश्चन को यहाँ के छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा हटा दिया गया। ये 12 प्रश्न विवादित थे और इस पे ऑब्जेक्शन रेस किया गया था, इसीलिए इन 12 प्रश्न को हटा दिया गया। जो नंबर मैंने यहाँ पे काउंट कराया है, इन 12 प्रश्न को यहाँ से हटा दिया गया। अब जो 12 प्रश्न हट गए हैं, उसके बाद से जितने क्वेश्चन बने हैं, उसी क्वेश्चन पे मेरिट वहाँ पे पिछली बार 2019 के समय में तैयार किया गया था। जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को हटाया गया, वहाँ पे आंसर पे इनके स्टार लगा के रखा है और स्टार लगा के रखा है। इसीलिए दोस्तों, मैं इनके आंसर बताने से मैं आप बचूंगा और मैं भी ऐसे ही एज यूजुअल स्टार लगा दूंगा, जिससे कि आपको भी कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। दोस्तों, जब लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई आंसर नहीं बताया जा रहा है, तो हम कौन सी खेत की मूली है कि इसका आंसर बताएंगे? हम भी उसके आंसर को नहीं बताएंगे। तो फर्स्ट आंसर आप लोगों ने देख लिया, 1 का उन्होंने मार्क नहीं किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन इनका दे रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बात कर रहा है, जो कोई किसी कूटकृत सिक्के के द्वारा यह जानते हुए कि यह कूटकृत है भारत में आयात करेगा, वह भारतीय दंड विधि मीन्स कि भारतीय दंड विधि का ये या भारतीय दंड संहिता की धारा ... किस में फॉल करेगा? तो दोस्तों, वो धारा 237 के अंतर्गत वो फॉल करेगा और धारा 237 के अंतर्गत उसको दोषी ठहराया जाएगा, उसको दोषी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे हम बात करते हैं। इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का, मीन्स कि इत्तिला का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना। इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का आशय लोग किया जाता है। यह भारतीय दंड विधि, यहाँ पे लिखा है दंड संहिता, आप कह सकते हैं भारतीय दंड विधि या दंड संहिता कि किस धारा के अंतर्गत इस बात को बताया गया। तो दोस्तों, ये बात जो बताया गया है, मीन्स कि हमारा आईपीसी के सेक्शन नंबर 202 मीन्स कि 202 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे। तो लोक सेवा आयोग उस व्यक्ति का घोतक है, निम्न में से किस में के अंतर्गत ये आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? ये किसका घोतक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी होगा। अब देखिए किसके किसके लिए आता है। सेना का प्रत्येक आयुक्त ऑफिसर, प्रत्येक न्यायाधीश जो विधि द्वारा न्याय निर्णय कार्य करने के लिए प्राधिकृत हो, और न्यायालय का प्रत्येक ऑफिसर। दोस्तों, ये कहाँ से हमको मिलेगा पढ़ने के लिए? जब हम सेक्शन नंबर 21 पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड का, उसमें डेफिनेशन दिया है लोक सेवक को, कि लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट किसको कहा जाता है। उसमें क्लॉज दिया है, 12 क्लॉज दिया है कि किसको किसको किसके अंतर्गत माना जाएगा। क्या जूरी के मेंबर्स को हम लोग
पब्लिक सर्वेंट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या जो असेसर होते हैं क्या उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है कि नहीं? जो सेना के अधिकारी होते हैं क्या उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है कि नहीं? तो जब सेक्शन नंबर 21 आप देखेंगे वहाँ पे पूरा बाइफर्केशन के बारे में इसके बताया है, किसको किसको हम लोग लोक सेवक मीन्स की पब्लिक सर्वेंट मानते हैं और किसको किसको पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं यहाँ पे, भारतीय दंड विधि चाहे भारतीय दंड संहिता की धारा 29 को संबंधित है डॉट 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 से। अब ये किससे संबंधित है दोस्तों? जब आप सभी लोगों को पता है कि सेक्शन नंबर 29 में दस्तावेज के बारे में बताया गया, मीन्स कि सेक्शन नंबर 29 में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, और सेक्शन नंबर 29A के अंतर्गत जो 29 को यहाँ पे दिया है इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आया कहाँ से? जैसे ही हमारे देश में IT एक्ट बना, IT एक्ट कब का? सन 2000 का जो IT एक्ट बना था, उसी IT एक्ट के द्वारा ये इन सभी को अमेंडमेंट करके यहाँ पे डाल दिया गया। तो ये जहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिलता है, जहाँ पे भी हमको दस्तावेज मिलेगा दोस्तों, उसके साथ साथ अमेंडेड करके आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दिया है, और ये किससे अमेंड करके डाला गया था? तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 का आया था, उसी के द्वारा इसको अमेंड किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग इसको डाला गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है, कौन ने कोई अपराध नहीं किया? यहाँ पे देखिए, कौन ने कोई अपराध नहीं किया। यह प्रतिरक्षा भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? अगर इस प्रकार का उसको मीन्स की जनरल एक्सेप्शन है तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये धारा नंबर 76 के अंतर्गत आता है। और धारा नंबर 76 किससे बात करता है? ये IPC के चैप्टर नंबर 4 से बात करता है। और इसमें क्या बात किया जाता है? इसमें जनरल एक्सेप्शन की बात किया जाता है। ये जो चैप्टर बात करता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। और इसका रेंज कहाँ से? 76 से लेकर के 106 के अंतर्गत अगर कोई फॉल करता है तो उसको माना जाता है कि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। चैप्टर नंबर 4 में है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अब रेंज वाइज भी पूछ देता है और चैप्टर का नाम भी पूछ देता है कि ये जो जनरल एक्सेप्शन है ये किस चैप्टर में दिया है और किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन के बीच में इसको दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का साथियों, वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कब संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर 3 बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, लूट अगर करता है तब आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, गृह भेदन करता है तब आप मृत्यु कारित कर सकते हैं, अग्नि द्वारा आवासीय भवन में अगर रिष्टि कारित करता है तो आप उसका मृत्यु कारित कर देते हैं। यहाँ पे 4 ग्राउंड बताया गया, लेकिन यहाँ पे 3 ग्राउंड ही दिया है, और वही 3 ग्राउंड यहाँ पे जो है हमारा उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं साथियों। और जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, दंडनीय होगा। तो आप एनालिसिस करते रहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा, मृत्यु अथवा आजीवन कारावास एवं जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। मीन्स कि ये सेक्शन नंबर 121 से पूछा जा रहा है, वेगिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अगर इस प्रकार से अगर वो किसी प्रकार का प्रिपरेशन कर रहा है कि मैं भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का जंग छेड़ूंगा, तो उससे अगर उसके रिलेटेड अगर कोई पनिशमेंट दिया जाएगा तो ये बी वाला पनिशमेंट दिया जाएगा, मृत्यु अथवा आजीवन कारावास एवं जुर्माने की बात की जाती है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं 124A के बारे में। 124A यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा इसलिए बात करना क्योंकि ये भी राजद्रोह की बात करता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में सेडिशन कहते हैं। सेडिशन के भी पनिशमेंट के बारे में आपसे कभी कभार पूछ लेता, और ये भी पूछ लेता है कि सेडिशन किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, और मीन्स की सेडिशन कहाँ से आया है, कब से आया है। ये ओरिजिनल नहीं था, ये जहाँ पे ए लग जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये अमेंडेड सेक्शन है, इसको अमेंडमेंट करके कहीं ना कहीं इसको डाला गया। तो 124A आपको भी याद रहना चाहिए। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कौन सी उपहति घोर उपहति नहीं होती है? कौन सी ऐसी उपहति होती है जो कि घोर उपहति नहीं होती है? कौन से ऐसा चोट होता है जो कि ग्रीवियस हर्ट नहीं होता है? तो साथियों सिर या चेहरे का विदूषीकरण जो होता है ये घोर उपहति नहीं होता है। कौन सा उपहति घोर उपहति नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन देता है कि कौन सी ऐसी उपहति है, कौन सा ऐसा हर्ट है जिससे किसी को चोट दिया जाता है, उसको घोर उपहति नहीं माना जाता है। तो सिर या चेहरे का विदूपीकरण जो होता है इसको घोर उपहति नहीं माना जाता। इस पर दोस्तों मैं टाइम ले रहा हूँ, इस पर मैं फोर्स कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में बन रहा है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने देखा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। य पर अपना मुक्का को इस आशय से संभाव्य जानते हुए हिलाता है। मीन्स कि उसके पास संभाव्य उस समय जानकारी है, संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क जो है य को मारने वाला ही है।
कौन ने कौन सा अपराध किया है साथियों यहाँ पे, तो कौन ने हमला किया है, मीन्स कि इस प्रकार का उसने हमला किया, किसी को मुक्का दिखाइए और दिखाने के साथ साथ आप उसके पास तक लेके जाइए, लेकिन आप मारे नहीं हैं, लेकिन आपने कौन सा ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उसके ऊपर आपने हमला कर दिया। अगर थोड़ा सा आप और भी अपने हाथ को नीचे किए होते तो शायद उसको आप मार दिए होते, तो आपने क्या किया यहाँ पे, हमला किया, और उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कितना सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि क्या हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ईजी है कि मॉडरेट है, आप इसको एनालिसिस करिए और आप अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क पर ख को 12,000 वार्षिक भाटक, मीन्स की जो रेंट होता है, जिसको रेंट भी कहा जा सकता है, भाटक भी कहा जा सकता है, शुद्ध हिंदी में भाटक कहा जाता है, वार्षिक भाटक के पट्टे पर देता है। वर्ष 2015, 2016, 2017 इन सभी पूर्व वर्षों का भाटक शोध्य है और दिया गया है। क सन 2018 में ख पर केस वर्ष 2016 के शोध्य भाटक के लिए वाद प्रस्तुत करता है। क्या क पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वर्ष 2015 और 2017 के शोध्य भाटक के लिए वाद ला सकता है। मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये है कि क जो है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क जो है 12,000 रुपये मासिक, 12,000 रुपये वार्षिक पे ही मीन्स की एनुअल रेट पे वो अपना मकान किसी को किराए पर देता है। और कब कब देता है, तो 2015 में 12,000 पाएगा, 2016 में 12,000 पाएगा, 2017 में पाएगा, लेकिन इन पूर्व वर्षों में भाटक शोध्य है, दिया नहीं गया, मीन्स कि ना 2015 में किराया दिया गया है 12,000, ना 2016 में, ना 2017 में, और जो मालिक है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा यहाँ पे नहीं दिया गया। क सन 2018 में ख पर 2016 के लिए केस फाइल कर रहा है, मीन्स कि 2016 के लिए केस फाइल कर रहा है। जो मालिक है जिसने अपना किराया घर को किराए पर दिया है 12,000 रुपये में, वो 2016 के लिए कर रहा है। 2015 का भी बाकी है, लेकिन 2015 के लिए उसने केस नहीं किया, 2016 के लिए केस किया है। तो यही पूछ रहा है कि क्या अगर वो 2016 के लिए केस कर दे रहा है तो 2015 का और 2017 का दोनों का पैसा उसको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, नहीं, इस प्रकार का नहीं दिया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ जुडिशरी के जो आंसर की दिया, उसी आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताने का आपको प्रयास किया है। इसमें मेरी कोई सहभागिता नहीं है, जो आंसर की दिया है वही मैं भी बोलूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और आपको वही मार्क करना है जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी चाह रहा है, जो वहाँ का लोक सेवा आयोग चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 संबंधित है। जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 संबंधित है, तो वाद को रोक दिया जाना है, मीन्स कि जो वाद होता है, जो भी हमारा सूट होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, बाढ़ कर दिया जाता है, उसी से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 अपील में लागू नहीं है, मीन्स की अपील में लागू होती है। तो ये कहाँ अपील में लागू होती है, किस अपील में लागू होती है, तो ये मूल डिक्री के अपील में लागू होता है। 13 का जो करेक्ट आंसर साथियों होगा वो बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस करता है, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का लोक न्यूसेंस किया जाता है तो वो कैसा होता है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट बी में बात कर रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत उस विरुद्ध वाद ला सकता है, और सी में बात कर रहा है उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद लाया जा सकता है। उपयुक्त सभी जो होगा इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। लिखित कथन प्रस्तुत किए जाने की परिसीमा, मीन्स की जो लिमिटेशन पीरियड है 30 दिन है, जबकि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, की गणना की जाएगी, मीन्स कि वो किस तारीख से इसकी गणना की जाएगी। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया गया दोस्तों वो सी किया गया है। प्रतिवादी समन की तामील के दिनांक से, जिस दिन से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तामील कर दिया गया है समन का, उसी के दिनांक से माना जाएगा कि 90 दिन होगा कि 60 दिन होगा, जो भी होगा 30 दिन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्राण न्याय का सिद्धांत किस पर प्रयोज्य नहीं है, मीन्स कि ये जो प्राण और न्याय का सिद्धांत है किस पे प्रयोज्य नहीं है, किस पे लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया, और दोस्तों इसका भी स्टार लगाया गया है लोक सेवा आयोग द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, तो इस पर मैंने स्टार लगा दिया, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किस आधार पर वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है, कौन सा ऐसा आधार है जिस पे वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, जहां वाद पत्र ऐसे न्यायालय से प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारण को क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक इसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे 17 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। कौन सी धारा के प्रावधान न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
मीन्स की आर्थिक क्षेत्राधिकार, मीन्स की हमारा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस की बात कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि सेक्शन नंबर 6 में पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है और वही सेक्शन 6 ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर जब 19 देखते हैं तो सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 32 से संबंधित है। जो यहाँ पे ऑर्डर पूछ रहा है 32 किससे संबंधित है? कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों के संबंधित वाद से ये संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे एक अधिकार या दायित्व तो किसी कानून द्वारा बनाया गया है, तब इसके अंतर्गत कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों करेक्ट इसका आंसर होगा। ए वाले में देखिए क्या कर रहा है, कानून इसके प्रवर्तन के लिए विशेष मंच बना सकता है, और बी वाले में बात कर रहा है यह प्रवर्तन के लिए कोई मशीनरी नहीं की गई है, तो सिविल न्यायालय उस वाद को संज्ञान ले सकती है। ए और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर मार्क किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं साथियों। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? कब पुलिस जो होती है बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है? तो इसका दोनों करेक्ट आंसर होगा। ए वाले में कह रहा है जो किसी पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता है, और बी जो राज्य सरकार द्वारा आपराधिक उद्घोष किया जा चुका है उसको पुलिस क्या कर सकती है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों गिरफ्तार करने के बारे में हमको कहाँ डिफाइन किया गया है? हमारा सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60A के बीच हमको अरेस्ट के बारे में डिफाइन किया गया। और चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 5 है सीआरपीसी का, उसी में अरेस्ट के बारे में डिफाइन किया गया कि किस प्रकार से आप अरेस्ट कर सकते हो। क्या बेलेबल मामले में भी आप अरेस्ट कर सकते हो, नॉन बेलेबल में भी आप अरेस्ट कर सकते हो, क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्या प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। वहां पे पूरी गाइडलाइन दी गई है। डीके बसु का गाइडलाइन दिया गया है, ललिता कुमारी का गाइडलाइन दिया गया है, और भी इसमें तमाम चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। और इसमें बताया गया कि अरेस्ट हाउ मेड, तो ये सारी तमाम चीज़ों के बारे में बात जो किया गया है सेक्शन नंबर 41 से लेकर के 60A के अंदर बात किया गया है। यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये शेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत शासन द्वारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? तो 22 का साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 25 के अंतर्गत ये बात की जाती है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत कौन न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए किसकी पावर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जो पावर के बारे में बात कर रहा है उपरोक्त सभी मीन्स की जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मीन्स की इन टोटलिटी कहें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रहा है। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं मीन्स की कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, उसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ये क्या किया जा सकता है? आदेश दिया जा सकता है। क्या करने के लिए? जो न्यूसेंस है उसको हटाने के लिए शर्त के साथ आदेश दिया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। धारा 133 में आपको लर्न करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। धारा 498 को भारतीय दंड संहिता के अपराध में संज्ञान किया जा सकता है। अब इस प्रकार के किस प्रकार से किया जा सकता है? उपरोक्त सभी विकल्प सही है। पुलिस रिपोर्ट पर भी किया जा सकता है, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर भी, और पीड़ित व्यक्ति के माता पिता व भाई बहन के परिवार पर भी। 498 मीन्स की 498 के अंतर्गत अगर कोई कंप्लेन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर मामले में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, मीन्स की उस पर संज्ञेय लिया जा सकता है, संज्ञेय मामला उसको माना जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट वाला सी ऑप्शन है। भागत एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागत दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। जो 25 का करेक्ट आंसर होगा साथियों वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है। वो किसको दंडादेश दे सकता है? किसको दंड दे सकता है? 7 वर्ष से कारावास तक, मीन्स की 7 वर्ष तक के कारावास तक का वो दंड दे सकता है। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है, मीन्स की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है, मीन्स की सीजेएम के बारे में बात कर रहा है। सीजेएम कितने साल का सजा दे सकते हैं? तो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। यही बात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी जन्मजाति अपराध के अभियोजन में गिरफ्तार किया जा सकता है, अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है। किसके अंतर्गत कर सकता है? मीन्स की एंटीसिपेटरी बेल किसके अकॉर्डिंग ले सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और अग्रिम जमानत वहाँ पे क्या कर सकता है? ले लेता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। जमानत, जब किसी व्यक्ति को विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानती अपराध का अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अग्रिम जमानत, जो एंटीसिपेटरी बेल की बात की जा रही है उसी एंटीसिपेटरी बेल की बात की जा रही है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, और इसका आंसर मैंने आपको मार्क करके यहाँ पे रेड
बॉक्स में करके दिखा दिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 438 होगा, मीन्स 438 के अंतर्गत इसको लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। धारा 106 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोष सिद्धि पर परिशांति कायम करने के लिए कौन सक्षम नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर परिशांति कायम करना है तो यहाँ पे कौन सक्षम नहीं है। तो दोस्तों इस पे भी बड़ा सा स्टार लगा है, इस पे भी हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। समन्स मामले का वारंट मामले में परिवर्तन करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का आपका साथियों बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 259 के अंतर्गत इस बात को किया गया और वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं साथियों। सह अपराधी के क्षमादान से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस धारा में है। जो सह अपराधी की बात कर रहा है, को एक्यूज्ड की बात कर रहा है, इसका साथियों करेक्ट आंसर बी होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत इसके बारे में बात किया जा रहा है। जब आप अपना बेयर एक्ट खोलेंगे, धारा 306 खोलेंगे, तो उसमें ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आप लोग भी पढ़ने के बाद क्रॉस चेक किया करिए कि क्या सही जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सही जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। अगर सही जगह से पूछा जा रहा है तो आप जब बुक खोल ही लिए, जब अपना बेयर एक्ट खोल ही लिए, तो कम से कम चैप्टर देख लीजिए कि हाँ किस चैप्टर में ये बातें बताई गई हैं। ठीक, अगर आपने चैप्टर देख लिया तो रेंज देख लीजिए कि हाँ ये सेक्शन नंबर 20 से लेकर के सेक्शन नंबर 40 के बीच में फॉल हो रहा है, कि सेक्शन नंबर 40 से लेकर के 60A तक में फॉल हो रहा है, कहाँ तक फॉल हो रहा है। बस इसी तरह से आपको ये लर्न होगा। बाकी इसका लर्न करने का कोई वो नहीं है। ये हनुमान चालीसा नहीं है कि आप सुबह शाम लेकर के इसको याद कर रहे हैं, नहीं। बस इसको आप जैसे क्वेश्चन आया, रेलिवेंट क्वेश्चन आपको दिखा, आप उस टाइम अपना बेयर एक्ट खोले, बेयर एक्ट का बस इंडेक्स देखें कि हाँ इंडेक्स में ये कहाँ पे है, चैप्टर नंबर आपको पता चल जाएगा, आपको रेंज पता चल जाएगा कि किस सेक्शन के बीच से लेकर के किस सेक्शन के बीच में। आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। रेंज तो अपने आप चलते फिरते घूमते फिरते आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए 31 में क्या कर रहा है, मैं बस आपको तरीका बता सकता हूँ, करना आप ही को पड़ेगा। ख की हत्या के लिए विचारण किया जाता है कि क जानबूझकर डंडे से ख को इतना पीटता है कि उससे ख की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन सा विवादक तथ्य है, इसमें से क्या विवादक तथ्य होगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी वाला इसका विवादक तथ्य होगा। क के द्वारा ख को डंडे से पीटा जाना, ऑप्शन बी क द्वारा इस प्रकार पीटने से कि ख की मृत्यु हो जाती है, और सी ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय। उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। ए चाहता है कि न्यायालय ऐसा निर्णय दे ताकि वह एक ऐसे निश्चित भूमि का अधिकारी कुछ तथ्यों के आधार पर है जो कि ब के कब्जे में है, वह इन तथ्यों से इनकार कर देता है। धारा 101 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब ये धारा जो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ए को उन तथ्यों को साबित करने की जरूरत है, मीन्स कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ए के ऊपर होता है, उसके बाद से शिफ्ट करता है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ हो जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है। तो ये 101 102 आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आपको ये सारी बातें वहाँ पे दिखाई देगी। देखिए ये इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादा का ज़्यादा टच कर रहा है, आपको अंदर से बहुत डीप में क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी आप देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान दीजिए कि आप अगर इंडेक्स तैयार करके जा रहे हैं, अगर इंडेक्स के साथ साथ आप चैप्टर नंबर भी तैयार करके जा रहे हैं और चैप्टर का रेंज भी तैयार करके जा रहे हैं, तो मान के चलिए आप अन्य बच्चों से 2-4 नंबर आगे ही आप लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। किस कथन को धारा 32 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत मानने के आवश्यक तत्व हैं। तो ये किसमें बताया गया। 33 का साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। जबकि वह मृत्यु के कारण संबंधित हो, मीन्स की डाइंग डिक्लेरेशन की बात की जाती है। और डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ बात किया जाता है, सेक्शन नंबर 32 के सब क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन की बात की जाता है। और कहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट जब हम खोल करके पढ़ते हैं वहीं पे बात की जाती है। ठीक, आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि ये ऑप्शन दे देगा 32A 32 33 और 34 किस में आपको डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में दिया गया। तो दोस्तों आप कभी भी आंसर मार्क 32 ना करिएगा, ना 33 करिएगा, ना 34 करिएगा। जो आप कभी मार्क करिएगा तो ये जो सब क्लॉज 1 दिया होता है उसी सब क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात किया गया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी होगा। जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है, बी वाले में। जबकि वह नातेदारे के अस्तित्व से संबंध में, और सी की बात करते हैं जबकि वह कौटुंबिक मीन्स की जो ये फैमिली मैटर का होता है, कौटुंब की बात होती है, कौटुंबिक बातें से संबंधित विलय लेख के लिए किए गए हो, मीन्स कि जब वसीयत लिखने के लिए किया गया हो, विल बनाने के लिए किया होगा,
तब इसको डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रयोजनता के लिए आवश्यक तथ्य है। तो 34 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, यहाँ पे डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ए और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर माना जाएगा। सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। जो सूचना दे रहा है वो किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। वो बी वाले में बात कर रहा है वह व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा कि धारा 27 के अंतर्गत किया है। और धारा 27 में क्या बताया गया साक्ष्य अधिनियम में? धारा दोस्तों 27 में बताया गया है डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के बारे में बात करता है। डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। मीन्स कि फैक्ट होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट क्या होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंस कमिट किया गया, किसी का मर्डर कमिट किया गया और उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, और वो पकड़ने के दौरान जब उसको 3rd डिग्री दिया गया या किसी भी प्रकार से वो कन्फेस करना चाहता, वो बताना चाहता कि साहब जो मैंने जिस हथियार से मैंने उसका मर्डर किया है उस हथियार को मैं उसी रूम में बक्से के पीछे मैं छुपा करके रखा हूँ, चलिए आप चलेंगे तो मैं उसको आपको दिखा दूंगा। अगर इस प्रकार से वो जाने पे वहाँ पे वो जो तथ्य है, जो हथियार है, जो तलवार है, जो बंदूक है, उसको अगर वहाँ पे पाया जाता है तो उसको डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये पूरी कहानी थी डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट सेक्शन नंबर 27 का। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं रहता है कि मैं आपको एक एक सेक्शन को मैं एलिब्रेट करके बताऊँ, वरना मैं एक एक सेक्शन को आपको इलेबरेट करके बताता, आपको और अभी आसानी से समझ में आ जाता। लेकिन हमारा एग्जामिनेशन बहुत करीब है, 26 तारीख को एग्जामिनेशन है। तो जो एमसीक्यू आप देख रहे हैं बस प्रीवियस ईयर आप पेपर देख करके जाएंगे तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आप 2-4-10 प्रश्न आगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब वो प्रामाणिककर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किया हो। तो जो 35 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी वाला सुसंगत तथ्य है। तो क्या जो डिजिटल सिग्नेचर बनाता है उसके प्रमाण पत्र की वहां पे आवश्यकता पड़ती है कि क्या आपने जो डिजिटल सिग्नेचर बनाया है इसी व्यक्ति का बनाया है, क्या आप जो बना रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या आप खुद में ऑथोराइज्ड पर्सन है कि नहीं। तो ये तथ्य क्या हो जाता है यहाँ पे सुसंगत तथ्य हो जाता है, जिसको रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं, वो रेलिवेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। जबकि विशेषज्ञ ज्ञात तथा अभियुक्त की जानकारी में है तो उसका प्रमाणीकरण करने का भार होगा। तो ये जो प्रमाण करने का भार किसके होगा? तो ये जो प्रमाण करने का भार होगा वो अभियुक्त के ऊपर इस प्रकार का भार होता है कि अब आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, अब आप प्रूफ करके बताओ सेक्शन नंबर 101 के अकॉर्डिंग ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पति व पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे। तो 37 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। सिविल व आपराधिक दोनों मामले में वो क्या होंगे? एक दूसरे के लिए सक्षम साक्षी माने जाते हैं। और ये भी बात इंडियन एविडेंस एक्ट का ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। दहेज मृत्यु के बारे में साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया? अब दहेज मृत्यु के अगर बारे में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन 38 वाला आपके बार बार पूछ रहा है और ये बार बार मैं बताना चाहता हूं कि 113 बी में इसके बारे में बात किया गया है अगर जब दहेज मृत्यु की बात की जा रही है। और दोस्तों अगर जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो 304 बी में भी 4 बी में भी वहां पे भी बात किया गया है और 113 बी में भी यहाँ पे भी बात की गया। तो आप दोनों को आप मिला करके रख सकते हैं कि बी इसमें भी पूछ रहा है, बी इसमें भी पूछ रहा है। कुछ आप क्वेश्चन के आंसर दोस्तों वहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठ करके कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं और आसानी से यहाँ पे अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं और यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें भी दिखाया गया 304 बी में दिखाया गया कि 7 साल के अंदर अगर दहेज मांगने से अगर किसी भी प्रकार से महिला की हत्या होती है 7 साल के भीतर तो माना जाएगा कि उसका दहेज मृत्यु हुआ है। और दहेज मृत्यु के बारे में साक्ष्य अधिनियम किस धारा में प्रावधान किया गया? यहाँ पे प्रिजम्पशन के बारे में बात किया गया है और ये बात 113 बी में कही गई है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों फैक्ट को आपने देख लिया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। न्याय दृष्टांत क्वीन बनाम अब्दुल्ला संबंधित है। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो क्वीन बनाम अब्दुल्ला का जो मामला है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो जो आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 39 का आपका करेक्ट आंसर है वो आचरण से संबंधित है। मीन्स कि यहाँ पे आचरण को दिखाया गया है। जब आचरण की बात आती है तो दोस्तों हमको सेक्शन नंबर 7, 8 और 7, 8 को हमको देखना पड़ता है और साथ साथ हम 6 को भी देख लेते हैं। तो ये तो 6 जो होता है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जब हम 7 को देखते हैं और 8 को देखते हैं तो यहाँ पे मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में बताया हुआ है और इसमें इफेक्ट वगैरह के बारे में बताया है। तो उसी चीज़ से ये संबंधित है और आचरण के बारे में बताया गया है। मीन्स कि अब्दुल्ला जो रहता है वो अब्दुल्ला के आचरण के बारे में बताया गया कि अब्दुल्ला किस प्रकार का आचरण कर रहा है और उसी दृष्टांत से संबंधित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं, क्या निम्न दस्तावेज लोक दस्तावेज है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा दस्तावेज है जो कि लोक दस्तावेज है, जिसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो ए और बी दोनों सही इसमें बताया गया। प्रभुता संपन्न अधिकारी के कार्यों या कार्यों के अभिलेख से संबंधित है। और बी वाले में बताया जा रहा है किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। बी है, ए को 1000 रुपये देता है, लेकिन यह कर्ज परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत अवधि बाधित हो जाता है। मीन्स की जो लिमिटेशन एक्ट है उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो बाढ़ कर जाता है, बाधित कर देता है। इस कर्ज के एवज में ए बी को 500 रुपये देने का लिखित आश्वासन देता है। क्या अगर वो इस प्रकार का आश्वासन देता है तो क्या होगा, यह कोई संविदा नहीं होता है। इसको संविदा हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं। ठीक, यही बात यहाँ पे पूछना चाहता है और यही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। और ब से कोई घोड़ा खरीदने को स्वीकृति देता है। सौदा करने के समय घोड़ा मर चुका था, यद्यपि किसी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी। तो ये करार किस प्रकार का होगा साथियों, तो ये करार जो होगा ये करार शून्य करार माना जाएगा। इसको वॉइड माना जाएगा, वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा। शुरुआत से इस करार को शून्य माना जाएगा, क्योंकि इसमें सौदा करते समय दोनों पक्षकारों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए करार को शून्य मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। ए जो है सी को पीटने के लिए नियुक्त करता है तथा यह करार करता है कि इससे होने वाले किसी भी आपत्तियों को वह संभाल लेगा। मीन्स कि किसी को नियुक्त किया जाता है कि तुम इसको बल भर पीटो और कोई भी दिक्कत होगा तो मैं उसको संभाल लूंगा। बी सी को पीट देता है और ऐसा करने के लिए सी को हर्जाना देता है। अब किस प्रकार का हर्जाना देता है साथियों, तो यहाँ पे जो 43 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सी वाला इन्होंने करेक्ट आंसर माना है। ए बी द्वारा दिए गए हर्जाने के लिए दायित्वधीन नहीं है। इस प्रकार का अगर पीटे जाने पर अगर कोई क्षति उसको होती है तो उसके लिए वो दायित्वधीन नहीं था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता कि लो मैं तुमको, जो बार्ड बाई लॉ होता है, इस प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जाता। जब आप सेक्शन नंबर 23 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें 5 ग्राउंड बताया गया है कि अगर फॉरबिडन बाई लॉ होता है, डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ होता है, तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते हैं। तो पीटने के लिए तो करार आप कर ही नहीं सकते हैं, इस प्रकार का करार किया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। कौन नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र ख को 1 लाख रुपए देने का वचन देता है। ख के प्रति अपने वचन को ख लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत करा लेता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि अगर वो देता है और देने पर रजिस्ट्रीकृत करा लेता है तो ये क्या हो जाता है, तो ये एक प्रकार का संविदा हो जाता है। ठीक, नैसर्गिक प्रेम में है लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसका, तो ये इस प्रकार का वो चीज़ क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन क्या किया गया है, 2H के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। प्रस्थापना को वचन में संप्रवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे स्टार लगा है और हम भी स्टार लगा देंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय फीस अधिनियम के अंतर्गत, मीन्स की जो कोर्ट फीस है, भारतीय फीस अधिनियम के अंतर्गत मुफस्सिल न्यायालय में या लोक कार्यालयों में फाइल की गई दस्तावेजों पर फीस वर्णित करता है। तो 46 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 6 के अंतर्गत इस बात को बताया गया। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। प्रतिकर संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन पर फीस के बारे में दिया गया है। तो 47 का करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पे भी स्टार लगा है और हम भी स्टार लगाना ही उचित समझेंगे। 48 की बात करते हैं। न्यायालय फीस अधिनियम में कतिपय दस्तावेजों को फीस से छूट प्रदान की गई है। अब किसको कौन सा ऐसा मामला होता है जो कि लिखित कथन होता है, उसको फीस से छुटकारा दिए जाने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। जहां विवाद के निपटारे के तरीकों में से न्यायालय धारा 89 CPC में विनिर्दिष्ट ढंग से निपटारा करता है, तो वहीं न्याय शुल्क अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत न्याय शुल्क वापस करने का हकदार बना देते। तो 49 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए वाला होगा। धारा 16 के अंतर्गत उसको वापस कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। यहाँ पे न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत जहां वादी की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, सरकार न्याय शुल्क से वादी को उन्मुक्त करता है। तो ये किसके अंतर्गत करता है, उपरोक्त सभी के अंतर्गत करता है। अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए और महिलाओं के लिए।
51 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता के अंतर्गत स्वयं खेती करने से अभिप्राय, जो स्वयं जिसका पास खेत होता है, जो स्वयं खेती करता है, उसको क्या कहते हैं? अपने स्वयं के श्रमिक द्वारा वो कर रहा है, मीन्स कि अपने श्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा वो खेती कर रहा है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जब कोई साक्षी समन्स तामील या अनुपालन में चूक करता है तो उसे जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार का क्या जारी किया जा सकता है? तो इस पे भी स्टार जारी किया जा सकता है लोक सेवा आयोग के द्वारा, और हमने भी यहाँ पे स्टार ही लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में यह देखने के लिए मिल रहा है, किसी भूमि पर राजस्व का निर्धारण उसके प्रयोजन के लिए उस भूमि के उपयोग की दृष्टि में रखते हुए किया जाएगा। तो 53 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में, और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में, और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में किया जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 118 संबंधित है। जो भू राजस्व संहिता की धारा 118 स्पेसिफिक इन्होंने धारा पूछ दिया, तो ये धारा किसी से संबंधित है? तो ये ए हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता के बारे में ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत खनिजों के संबंध में सरकार का हक वर्णित है। अब किसके अंतर्गत ये धारा में वर्णित है? तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 247 के अंतर्गत ये बात को बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व अधिनियम का अध्याय 5 से संबंधित है। तो 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी की बात करता है, अपील की, पुनर्निरीक्षण की और पुनर्विलोकन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं। यहाँ पे जिन दस्तावेजों के पंजीकरण को ऐच्छिक रखा गया है वो उल्लेखनीय है। वो कहाँ पे उल्लेखनीय है? 57 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। पंजीयन अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत उसको उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं। भारत के बाहर किसी दस्तावेज के निष्पादन किया गया है यदि उसे पंजीयन के लिए प्रस्तुत किए जाने की अवधि है। तो यहाँ पे जो भारत के बाहर अगर किया गया है तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहुँचने पर 4 माह में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 32 के अंतर्गत कोई दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 59 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। उपरोक्त में से कोई भी उस व्यक्ति द्वारा जो उसको निष्पादन करता है, पहला ऑप्शन बी वाले में करें निष्पादन करने वाले के प्रतिनिधि द्वारा, और सी कहता है निष्पादन के वैध मुख्तारनामे के आधार पर किसी भी एजेंट के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। पराक्रम लिखित मीन्स की निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 के अंतर्गत निगोशिएबल शब्द संदर्भित किया जाता है। तो ये किससे संदर्भित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। विनिमय पत्र का अंतरक वचन पत्र या किसी व्यक्ति का चेक यह उस व्यक्ति को धारक प्रदर्शन करता है, तो उसी से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं। पराक्रम लिखित मीन्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत भुगतान कब दिया जाता है? अगर इस प्रकार का है तो उसको भुगतान कब दिया जाएगा? तो यहाँ पे भी स्टार लगा है और हमने भी स्टार लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात कर रहे हैं। धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम के अंतर्गत कितने समय के कारावास की सजा दी जा सकती है? तो 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत एट साइट शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर इस प्रकार का कोई शब्द दिया है तो उसका अर्थ क्या होता है? मांग पर, कि मीन्स कि उन्होंने जो डिमांड किया है उसी के आधार पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के। लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादरित हो जाना संबंधित है। मीन्स कि जो चेक होता है हमारा डिसऑनर हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग हो जाता है? तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। धारा 138 मीन्स की निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो धारा 138 है उसी में क्या कहता है? चेक हमारा बाउंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 13 संबंधित है। तो 65 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति से ये संबंधित है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम जो धारा 13 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं। इसमें आ रहा है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए सशर्त वर्णित है। तो ये शर्त कहाँ पे वर्णित है? 66 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा, और ये धारा 38 के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। इसमें राज्य सरकार के निर्देशों पर आबकारी शुल्क किसी ऐसे वस्तुओं पर उद्ग्रहित किया जाएगा। तो 67 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। उपरोक्त सभी जिनका आयात किया जाता है, जिनका निर्यात किया जाता है, जिनका परिवहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में ये बात बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करते हैं। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या
मादक औषधि के विक्रय का प्रतिषेध किया, मीन्स कि किस धारा में प्रतिषेध किया, प्रावधान किया गया। तो 68 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत इसको रोका गया। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में मादक द्रव्यों के कब्जे के लिए मात्रा की परिसीमन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया। 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। धारा 16 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मीन्स की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 21 से संबंधित है। तो 70 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। कतिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनिर्णित करने की शक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है धारा 21 के अंतर्गत। धारा क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं। राज्य द्वारा किस आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो 71 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से जुड़ा विकल्प नहीं है। तो 72 का करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किए गए करों के समुदाय के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया। तो 73 का जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 का यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, न तीसरी अनुसूची में, न 8वीं अनुसूची में, न 5वीं अनुसूची में। जो बात किया गया है ये 6ठी अनुसूची में इसके बारे में बात किया जा रहा है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करते हैं। 74 में दे रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा में सरकार और भारतीय संसद, सरकार और राज्यों की विधानसभा, स्थानीय व अन्य प्राधिकारी जो भारत की सीमा में सम्मिलित हैं। 74 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी वाला हो जाएगा। धारा 13 के बारे में, अनुच्छेद 13 के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण करता है। तो 75 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एक ए हो जाएगा। मीन्स की आर्टिकल नंबर 19 में ये बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकस्मिकता के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A(1) लागू नहीं होती है। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी संपत्ति के अधिग्रहण पे, संपत्ति के अधिकार का निर्वापन पे और संपत्ति के अधिकार के संशोधन पे। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 77 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के उल्लंघन के कारण उनको हटाया जा सकता है और इसी आधार पर उनको महाभियोग लगाया जा सकता है। 78 की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्य सरकार के सदस्यों के संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। तो 78 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे स्टार लगाया है, हम भी कुछ नहीं बताएंगे, स्टार ही लगा देंगे। 79 की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो 79 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र यहाँ पर देगा। तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति का कोई सेवानिवृत्ति की आयु नहीं होता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति कभी भी कोई भी बन सकता है, बस उम्र 35 साल होनी चाहिए। 81 की हम बात करते हैं। अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अब 81 में अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ पे स्टार लगाया है। वैसे तो बता सकते हैं लेकिन स्टार लगाया तो कुछ यहाँ पे बोलना उचित नहीं है। 82 की हम बात करते हैं। यहाँ पे संपत्ति अंतरण के धारा 6 संबंधित है। 82 का जो धारा जो करेक्ट आंसर होगा उसी होगा। क्या अंतरण नहीं किया जा सकता है, क्या अंतरण किया जा सकता है, उसी से संबंधित है। जब सेक्शन नंबर 6 आप खोलेंगे टीपीए का तो उसमें बताया गया है व्हाट कैन बी ट्रांसफर, किसको क्या चीज़ ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत संपत्ति के संचयन के मामले में लंबे समय के प्रावधान किस समय तक किया जा सकता है। तो 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। 18 वर्ष के लिए किया जा सकता है। अगर 18 वर्ष के पहले भी मर जाता है तो भी वो 18 वर्ष तक ही रहेगा। 84 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीज़ों में केवल धन है, तब से व्यवहार किया जा सकता है। तो 84 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनियमन की बात यहाँ पे करता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के सिद्धांत का आधार यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कि लिखित का फ़ायदा मीन्स की जो लिखत का मीन्स जो रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, लिखत का फ़ायदा लेना चाहता है उसे क्या करना चाहिए। तो 85 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। भारत का वहन करना पड़ेगा। मीन्स की जो भार होता है, जो भारत नहीं जहाँ पे भार होता है उसका वहन करना पड़ेगा तभी वो लिखत करा सकता है। 86 की हम बात करते हैं।
परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित समय से अभिप्राय है। अपेक्षित समय से अभिप्राय है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। वास्तविक लिया गया समय के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करते हैं। परिसीमन अधिनियम लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत कानूनी असमर्थता मामले से लागू होती है। 87 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं की बात कर रहा है। 88 की हम बात करते हैं। परिसीमन अधिनियम की धारा 14 का प्रावधान नहीं है, तो 88 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ किसी दावे को उसके गुणानुगुण मीन्स कि उसके मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया गया हो तो ही इसकी बात कर रहा है 88 में। अब 89 की हम बात करते हैं। इसमें 89 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन शामिल है, तो 89 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी वाला करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी की बात करता है। अर्जीदार की बात करता है। बी में वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदन करने का अपना अधिकार वह उत्पन्न करता है, और सी में वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदन द्वारा निष्पादक प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करते हैं। परिसीमन अधिनियम की धारा 6 संबंधित है, तो यहाँ पे जो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधिक निर्योग्यता के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम धारा 214 संबंधित है, तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वो किराया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन इसके अंतर्गत है, तो 92 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। धारा 6 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्ति एवं कृत्य में शामिल नहीं है। 93 का जो है स्टार है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा सकता। 94 की बात करते हैं। भाड़ा नियंत्रण द्वारा एक या एक से अधिक तरीकों द्वारा आदेशों का निष्पादन किया जाएगा। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी की बात करा। अब उपरोक्त सभी में क्या क्या आ रहा है, विरोधी पक्षकार की चल या अचल संपत्ति की कुर्की या विक्रय की बात कर रहा है। बी में कर रहा है विरोधी पक्षकार की गिरफ्तारी और निरोध की बात करता है। सी में बात करता है विरोधी पक्षकार के एक या एक से अधिक बैंक खातों की कुर्की के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद 95 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 संबंधित है, तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार एवं बाध्यता पर यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अनुसार शब्द कब्जा के अंतर्गत निम्न में से क्या सही है, तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे भी स्टार लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में भी यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की अनुसूची डिफाइन किया गया संबंधित है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए अधिनियम के अंतर्गत किराएदार को प्राप्त अधिकार के बारे में यहाँ पे अनुसूची दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करते हैं। कौन सी संविधाएं विनिर्दिष्ट प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है, तो 99 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। कोई संविदा जो उसकी प्रकृति से परवेर हो उसी को कराया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संविदा के विशिष्ट पालन किसी व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, तो 100 का इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला होगा। जो उसके करने में अक्षम हो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं 100 क्वेश्चन था, उन 100 क्वेश्चन को मैंने करा दिया, और साथ में पहले ही आपको ऑलरेडी मैंने नोट से दिखा दिया था कि यहाँ पे ये सभी प्रश्न 12 प्रश्न को यहाँ पे गलत मान लिया गया था, और 12 प्रश्न को हटा करके ही यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बचे थे उसी का मेरिट बनाया गया था 2019 के पेपर में। बात करते हैं, अब ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हम 2020 का पेपर बच रहा है, उस 2020 को भी पेपर को आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।